बेटा चालू कर रहे हैं हम लोग का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप बात करता है बेसिक्स के बारे में। हालांकि आपको बेसिक्स थोड़े बहुत पता है और मैंने इससे पहले आपको चैप्टर्स ऑलरेडी मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, जैसे कि चैप्टर्स अपन ने कंप्लीट कर लिए, सारे चैप्टर्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर से फंडामेंटल्स बचा हुआ है और एक सेकंड चैप्टर बचा हुआ है जिसके अंदर अपन गुडविल की बात करने वाले हैं। फंडामेंटल्स जो है वो किन किन चीजों के बारे में बात करता है वो समझना। फंडामेंटल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन के अपने सामने आता है। एक चीज बताता हूं मैं आपको, 3 साल पुरानी बात है, फंडामेंटल्स के अंदर से 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, जो कि सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। बहुत सारे सालों के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर हमेशा चॉइस आती थी। इंस्टेड ऑफ गिविंग एडमिशन एंड रिटायरमेंट उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने दे दिया फंडामेंटल्स एंड रिटायरमेंट के बीच में चॉइस। तो हमेशा बच्चा सोचता है कि इनके बीच में चॉइस आएगी, इस बार उन्होंने चेंज कर दिया, हो सकता है इस बार भी चेंज कर दे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, कैपिटल एडजस्टमेंट तो हटा दिया कोर्स से, दोनों के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट हटा दिया। तो देयर इज अ चांस कि हो सकता है फंडामेंटल्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। किसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर 8 नंबर का क्वेश्चन बन जाए। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि फंडामेंटल से अगर क्वेश्चन आता है तो अपन 8 नंबर की क्वेश्चन की तैयारी भी करेंगे। 8 नंबर के क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? सबसे पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो कि इसके अंदर टॉपिक्स हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो फंडामेंटल्स के अंदर डिस्कशन तो हम लोग काफी सारे टॉपिक्स पे करेंगे, जैसे कि हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो, एक समझना पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? देखो भाई, हुआ क्या, एक चैप्टर होता है, एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या नाम है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको पता नहीं होगा अभी, तो उसके बारे में आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, कुछ भी करोगे, सीए, सीएस, सीएमए, लॉ, बीकॉम, कुछ भी करोगे, तब आप पढ़ोगे उसके बारे में। हम लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई भी पर्सन, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें करना पड़ता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे बीच में, किसी भी पर्सन से आप जाके च्युइंगम खरीद के लेके आए, तो सामने वाले ने आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके बीच में, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जब आपने बोला कि मुझे सामान खरीदना है, उसने आपको सामान दिया, आपने उसे पैसे दिए, काम खत्म, तो आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो छोटे से छोटा कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किसके अंदर गवर्न होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर गवर्न होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आता था, एक पार्टनरशिप एक्ट आता था। 1930 के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग हो गया और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये पार्टनरशिप एक्ट अलग हो गया 1932 के ऊपर। तो 1932 से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से एक सेपरेट एक्ट बन चुका है। ये बोलता है कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है साथ में, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म भी कर सकता है। पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है ना, वो पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। मतलब पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर्स के बराबर ही माना जाएगा। मतलब जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स है, तो 3 पार्टनर्स ही पार्टनरशिप फॉर्म है। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर केस करना चाहते हो, तो पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर केस नहीं होगा, वो एबीसी के ऊपर कंबाइंड केस होगा। तो पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप एक तरीके से नॉन एग्जिस्टेंट होता है, सिर्फ एक नाम दे दिया, बाकी है वो 3 लोग ही। जैसे सोल प्रोप्राइटर है, आज दक्षिणा बोलो चाहे सीए दीक्षांत बंटवारा बोलो, दोनों एक ही है। दक्षिणा और दीक्षांत बंटवारा एक ही है। आप दीक्षांत बंटवारा से पढ़ने आ रहे हो, दीक्षांत बंटवारा के इंस्टीट्यूट में पढ़ने आ रहे हो, दक्षिणा में पढ़ने आ रहे हो, वो एक ही बात है। तो मैं और दक्षिणा एक ही है टेक्निकली। अकाउंटेंसी के अंदर हमें हमारे खर्चे दोनों को अलग अलग करने पड़ते हैं, बट लीगल टर्म्स में दक्षिणा के ऊपर केस हो जाए चाहे मेरे ऊपर केस हो जाए, बात एक ही होगी। अगर कोई दक्षिणा के ऊपर केस करता है तो मैं तो साइड में भाग नहीं जाऊंगा, ऐसा तो कर नहीं सकता, मैं पैसा मेरे को ही देना पड़ेगा। मगर अगर एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जैसे एक कंपनी होती, तो अगर केस हो जाता है कंपनी के ऊपर, तो उसके डायरेक्टर्स बच सकते हैं, बोले कंपनी के अंदर जो पैसा लगा रखा है वो ठीक है, कंपनी के अंदर से पैसा खत्म हो गया तो मैं कुछ नहीं दूंगा, मेरी पर्सनल एसेट्स नहीं दिखेगी। बट इंडिविजुअल की पर्सनल एसेट्स बिक सकती है, इंडिविजुअल की पर्सनल एसेट्स बिक सकती है। दूसरी चीज, ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर भी जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट्स बिक सकती है। पार्टनर्स की भी क्या हो सकती है? पर्सनल एसेट्स बिक सकती है। मगर कंपनी के केस में पर्सनल एसेट्स कभी नहीं बिकती। वो कंपनी के एसेट्स जितनी है ठीक है, ठीक है। अगर कंपनी के एम्प्लॉइज ने, कंपनी के डायरेक्टर्स ने फ्रॉड किया तो बात अलग है, अदरवाइज उनकी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। समझ गए क्या? जैसे यस बैंक है, यस बैंक को लॉस हुआ तो यस बैंक का जो ओनर था वो घर पे सेफ है, उसको कुछ नहीं हुआ, उसके एसेट्स को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने फ्रॉड नहीं करा। कोई कंपनी के अंदर लॉस हो गया गलत पॉलिसीज की वजह से, बट उसने फ्रॉड नहीं करा। मगर सत्यम कंप्यूटर्स का जो बंदा था राजू रामालिंगम, वो तो जेल में है क्योंकि उसने फ्रॉड किया था।
क्योंकि उसने फ्रॉड किया था। सहारा इंडिया का जो ओनर है वो जेल में क्योंकि उसने फ्रॉड किया था। तो सेपरेट लीगल एंटिटी से आपने बिजनेस में जो पैसा लगा रखा है, कल को अगर आप डेट में चले जाते हो, बिजनेस लॉस में चला जाता है, तो बिजनेस की जो एसेट्स है सिर्फ वही आपको चुकानी पड़ेगी, घर के एसेट्स आपको नहीं लानी पड़ेगी। यू आर सेफ, या आप क्या हो जाओगे, सेफ हो जाओगे। मगर पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके घर भी बिक जाएगा, आपका सब कुछ बिक जाएगा, आपके बिजनेस के लॉस के लिए भी। तो इसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होना। तो पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, पार्टनरशिप इक्वल्स टू पार्टनर्स। समझ गए? इसीलिए हर बार नया पार्टनर आता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, और पार्टनर जाता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। किसी की डेथ हो जाती है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, हर बार नई पार्टनरशिप फॉर्म बनती है। एवरी टाइम विद द एडमिशन, रिटायरमेंट और इंटरनल चेंजेस और डेथ, दे फॉर्म अ न्यू पार्टनरशिप। बट इन केस ऑफ अ कंपनी, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे, रिलायंस का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ क्या? मैंने बेचे, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ क्या? लाखों मेंबर्स है, लाखों बार शेयर्स खरीदे जाते हैं, लाखों करोड़ों शेयर्स डेली बेचे जाते हैं, करोड़ों शेयर्स डेली खरीदे जाते हैं, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या? मैं मालिक बन गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन करो, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक सेपरेट एंटिटी है। लोग आए जाए, कंपनी का नाम चलेगा। समझ गए? बैकग्राउंड में ओनरशिप कहां चेंज हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, इसलिए हर बार रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। लॉजिक समझ आया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है? क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी होती तो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। लॉजिक क्लियर हो गया? मगर आजकल एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस आया है, सोल प्रोप्राइटर इज रिप्लेस्ड बाय ओपीसी, 1% कंपनी। सोल प्रोप्राइटर की जगह क्या है? 1% कंपनी। तो 1% कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी में लॉस हुआ, मेरा घर बच जाएगा। पार्टनरशिप को चेंज कर दिया एलएलपी ने, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उसमें लायबिलिटी क्या होती है? पार्टनरशिप फॉर्म में जितना पैसा लगा रखा है उतनी। ठीक है, 4-5 लोग 10 लोग मिलकर काम करते हैं तो प्राइवेट कंपनी, ज्यादा लोग तो पब्लिक कंपनी। तो ये क्या होता है? ये बिजनेस क्या है? मतलब बिजनेस बर्बाद हो जाएगा तो आपका घर सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉड करोगे तो घर पे भी आ जाएंगे, फ्रॉड नहीं है, गलती से लॉस हो गया तो कोई बात नहीं और सेफ। मगर यहां पे पार्टनरशिप फर्म में ओपी ये 1% ये इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस में लॉस हो, घर भी बिक जाएगा। समझ गए दोनों में डिफरेंस? तो प्रोप्राइटर को कन्वर्ट कर दिया ओपीसी 1% कंपनी, और इसको पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर दिया एलएलपी में। हालांकि अपने कोर्स में नहीं है ये, बस एक थोड़ा सा इसका थोड़ा सा थ्योरी हमारे कोर्स में एलएलपी के बारे में। तो एलएलपी कंपनीज एक्ट का ही पार्ट है, कंपनीज एक्ट। ठीक है, 2000 मतलब एलएलपी एक्ट 2008 आया, उसके अंदर एलएलपी के बारे में बताया गया, जहां पे पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स अलग हो जाते हैं, एलएलपी अलग हो जाती है, उसमें नया पार्टनर आए तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एलएलपी का वही नाम रहेगा, जाए तो भी एलएलपी का वही नाम रहेगा, एलएलपी अपने नाम पे सेम रहेगी। समझ गए? एलएलपी में कितने पार्टनर्स की जरूरत होती है? 2। उसी तरीके से पार्टनरशिप में कितनी पार्टनर्स की जरूरत होती है? 2। नया पार्टनर आया, तीसरा आ गया तो नई पार्टनरशिप बन गई, चौथा आया तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, पांचवा आया तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, छठा आया तो रिकॉन्स्टिट्यूशन। हर बार एवरी टाइम न्यू पार्टनर एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर लीव्स द पार्टनरशिप फर्म, इट फॉर्म्स अ, इट क्रिएट्स अ, क्या क्रिएट करता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हर बार नया आएगा जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्सेप्ट में फिट आउट है तो बोलो नहीं है? समझ आ गया? ठीक है, तो क्या होता है, इनको ना अपने आपस में इनके रिलेशन किस तरीके से तय किए जाते हैं पार्टनरशिप डीड से। इनको आपस में डिस्कशंस करना पड़ता है। क्या क्या डिस्कशंस किया जाता है कि भाई बिजनेस कौन सा करना है, बिजनेस का नाम क्या रखना है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें आपस में इनको डिसाइड करनी पड़ती है, बैठ के तय करनी पड़ती है। वो सारी चीजें किसके अंदर लिखी जाती है? लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। किसके अंदर? पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो पार्टनरशिप डीड कंटेन डिटेल्स रिगार्डिंग नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टनर्स की डिटेल, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनकी सैलरी, इनका कमीशन, बिजनेस कौन संभालेगा, एक्टिव पार्टनर कौन बनेगा, ठीक है, अगर इनकी सेल्स के बेसिस पे कमीशन मिलेगा, किस तरीके से कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इन सब रिगार्ड में बिजनेस कहां पे चलेगा, अगर किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी में चल रहा है तो उसका रेंट कितना रहेगा, ठीक है, कौन मैनेजर होगा, क्या करेगा, कैसे काम चलेगा, इन सब के बारे में जो डिटेल्स लिखी होती है वो पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। पार्टनरशिप डीड का चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवाओ, चाहो तो मत करवाओ, चाहो तो ओरल पार्टनरशिप डीड रख लो, चाहो तो ओरली डिसाइड कर लिया। बोले भाई तेरे को विश्वास नहीं क्या? भाई पे विश्वास नहीं है, लिखेगा तू? बोले हाँ लिखूंगा, ठीक है लिख ले। भाई पे विश्वास नहीं है, नहीं भाई तेरे पे पूरा विश्वास है, बोले ठीक है तो फिर लिखने की क्या जरूरत है, ओरली जबान पक्की, ठीक है, समझ गए क्या? तो इस तरीके से भी लोग क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप डीड फॉर्म कर सकते हैं। तो देयर इज नो लीगल लायबिलिटी फॉर फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, लाइक यू कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप डीड orally
रिटर्न रजिस्टर्ड करवाओ मत करवाओ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रजिस्टर्ड होती है तो सेफ होता है काम। क्या आपने पार्टनरशिप डीड रिटर्न बना के रजिस्टर्ड करवा लिया रजिस्टर आ रहा फॉर्म के पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है। अच्छा, एक लॉजिक और बताता हूं आपको, एक कॉन्सेप्ट है फ्यूचर के लिए मतलब काम आएगा, आज का ऐसे नहीं है बट टेक्निकलिटी में सोच रहा हूं पता होनी चाहिए। सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड होता है या तो जीएसटी के अंदर, या सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड होता है शॉप एक्ट के अंदर। किसमें? शॉप एक्ट के अंदर। इसके जो पैसा होता है ना, पैसा, जीएसटी तो फ्री है, रजिस्ट्रेशन। शॉप एक्ट जो होता है ना, शॉप एक्ट, उसका पैसा पता है किसके पास जाता है? उसका पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। किसके पास में? स्टेट गवर्नमेंट के पास में। जैसे दक्षिणा है ना, वो शॉप एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो उसका पैसा किसको गया था? उसकी जो फीस गई थी ना 5,000 फीस गई है इसकी, तो किसके पास गई है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में। 2,000 रुपए मैंने खिलाए थे बट वो तो आदमी का जाता है, ठीक है, तो 5,000 गए किसके पास में? स्टेट गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। जो बाकी जो मेरे रेस्टोरेंट है वो रजिस्टर्ड है शॉप एक्ट में, तो 5,000, समझ गए। जीएसटी में रजिस्टर्ड करा तो जीएसटी में सरकार बोलती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्री। अरे तुम तो फ्री करोगे, जीएसटी में हर महीने टैक्स ले रहे हो तुम तो वो तो फ्री करोगे ना। बोले पैन नंबर, बोले फ्री। इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन, बोले फ्री, क्योंकि हर साल टैक्स ले रहे हो तुम, तो जहां तुम कमाई रोज की लोगे उसको फ्री रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। हम लोग जीएसटी नंबर देने के 2100 रुपए लेते हैं, जीएसटी नंबर दिलाने के 2100 रुपए हमारी मिनिमम फीस, ठीक है, हमारे बीच में तय हुआ है सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 2100 से कम कोई नहीं लेता, ठीक है, हाँ फिक्स है, ओके। हाँ भी, अब आगे की कहानी सुनो, आपको समझ आया। बट ओपीसी 1% कंपनी फॉर्म कराते ना, उसका पैसा लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रार फॉर्म, रजिस्ट्रार ये वाला चैप्टर, इसका फीस लेता है स्टेट गवर्नमेंट। मगर एलएलपी उसका पैसा लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनीज का पैसा लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि आपको समझ आ रहा है, पार्टनरशिप डीड अगर आपकी है तो आप एक स्टेट में तय कर रहे हो अपना बिजनेस, आप एक स्टेट में अपना बिजनेस कर रहे हो। मगर अगर मैंने एलएलपी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो मैं पूरे इंडिया में जाके बिजनेस कर सकता हूं एक रजिस्ट्रेशन से। कंपनी फॉर्म करी तो पूरे इंडिया में अपना बिजनेस कर सकता हूं एक रजिस्ट्रेशन से, समझ गए क्या? तो ये मैंने आपको जस्ट एक लॉजिक का केस बता दिया कि ऐसा होता है, समझ गए? क्योंकि आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो तो आपके लिए बिजनेस पूरे इंडिया में करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या आता है ये समझ आ गया। अगर नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो आईओसी, नो सैलरी, नो कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इक्वल, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट लगेगा 6% पर एनम। ना आईओसी मिलेगा, ना सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना कुछ कटेगा, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी कहानी है, आपका कितना ही कैपिटल लगा हुआ हो, कितना ही कैपिटल लगा हुआ हो, आपको पैसा मिलेगा इक्वल, ठीक है। और आपका इंटरेस्ट ऑन लोन होगा 6%। पार्टनरशिप डीड बना के आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, कितना भी डिसाइड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए क्या? दूसरा, इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे? नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट, हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। क्या बनाना? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। क्या होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? जो होता है ना, पीएनएल अकाउंट तक तो आपने सीखा था पार्टनरशिप एक्ट को, सोल प्रोप्राइटर 11th क्लास वाला। तो सोल प्रोप्राइटर में अपन क्या बनाते थे? ट्रेडिंग पीएनएल। क्या बनाते थे? ट्रेडिंग पीएनएल बनाते थे। तो मैंने उसमें बना दिया ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। समझना बेटा बात को, क्या बना दिया? ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया और पीएनएल अकाउंट बना दिया। सो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, और आखिरी में जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो किसका? प्रोप्राइटर का। सब कुछ ही प्रोप्राइटर को मिल जाएगा। मगर पार्टनरशिप फॉर्म में तो पार्टनर्स है ना, तो पार्टनर्स को क्या होता है? पैसा आपस में बांटा जाता है अलग अलग, जैसे उन्होंने डिसाइड करा है। कोई बोलता है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, कोई बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगेगा, कोई बोलता है मुझे, ठीक है, सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए। तो वो अपने हिसाब से पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या कर लेते हैं? उसे बांट लेते हैं। तो जो प्रॉफिट का जो हिस्सा है, जो प्रॉफिट को बांटा जाता है पीएनएल अकाउंट से, वो बांटा जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। किसके अंदर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। ये कब बनाया जाता है? जब आपको प्रॉफिट होता है। ये आपको कब बनाना है? जब आपको प्रॉफिट है। लॉस के केस में तो आप पीएनएल से भी काम चला सकते हो,
हाँ, हालांकि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, नहीं तो जरूरत नहीं है। सो होता क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनता है। किसके लिए बनता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। इसमें क्या क्या चीजें आती है? नेट प्रॉफिट लेके आते हो आप बाय पीएनएल अकाउंट, ठीक है, आप नेट प्रॉफिट लेके आते हो इसके अंदर, ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है, ईयर एंडेड जो भी आपका ईयर है 2019 2020। अब यहां से आप क्या करते हो? सैलरीज देते हो। टू सैलरी, जैसे दो पार्टनर है ए और बी, उनको सैलरी दे दी। टू कमीशन, दो पार्टनर है ए और बी, उनको कमीशन दे दिया, ठीक है, सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तभी मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा सर इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन इज लाइक ए आउटसाइडर। जैसे आउटसाइडर को ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन वैसा ही होता है। प्रॉफिट हो जाए लॉस हो, बटेगा ही बटेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा ही मिलेगा। मगर कैपिटल पे तभी प्रॉफिट दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, सैलरी तब दी जाएगी जब प्रॉफिट होगा। समझ गए? एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा, बट नॉर्मल बात कर रहा हूं। प्रॉफिट होगा तो बांटा जाएगा, तो प्रॉफिट के केस में पीएनएल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो तभी होगा ना जब प्रॉफिट कमाओगे। प्रॉफिट ही नहीं है तो क्या बांटेंगे? मगर आईओएल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी कंडीशन यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन लोन आपको हर कंडीशन में पे करना ही पड़ेगा। तो टू सैलरी, टू कमीशन, टू आईओसी, सैलरी आ गया, कमीशन आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सब कुछ यहाँ पे चीजें अपन ने लिख दी। टू सैलरी लिख दिया, कमीशन लिख दिया, आईओसी लिख दिया, और बाकी जो प्रॉफिट बटेगा तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीस कैपिटल। ए और बी को अपन ने ये बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एज कैपिटल, बीस कैपिटल। ए को और बी को अपन ने क्या कर दिया? प्रॉफिट बांट दिया। अच्छा, एक चीज और सुनो, अगर बेटा यहाँ पे क्या होता है, अगर इनके पास, याद रखना, अगर ये तो क्या था, ये तो इनका बांट दिया अपन ने, पीएनएल अकाउंट बांट दिया। अगर एक और इसमें क्या चाहता है, वो ये आता है कि अगर इनका ड्राइंग्स है, आईओडी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इसके अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। करीब करीब यही बातें आती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर, इसके अलावा और ऐसी बातें नहीं आती पीएनएल एप्रोप्रिएशन। देखो बेटा, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, हर चीज को एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आओ। पार्टनरशिप डीड बनाई, पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों के बारे में तय किया? पार्टनरशिप डीड में तय किया सैलरी कितनी लेंगे, कमीशन कितना लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ड्राइंग्स क्या होगी, ड्राइंग्स पे ब्याज क्या लगेगा, ठीक है, यही सब की बातें करी थी। इंटरेस्ट ऑन लोन ऊपर चला गया पीएनएल के अंदर, समझ गए? तो इन सब चीजों के बारे में अपन ने बात कर ली, डिसाइड कर लिया, अग्रीमेंट बना लिया अपन ने, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, अग्रीमेंट बना लिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। अग्रीमेंट बनाने के बाद अपन कहाँ आ गए? अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के अपन ने यहाँ पे सब कुछ ट्रांसफर करना चालू किया, आपस में बांटना चालू करा। तो पार्टनर्स को ये सारी चीजें हमने क्या कर दी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्या कर दिए बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दीज थिंग्स टू आवर पार्टनर्स। हमने किसको बांट दिया? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यस और नो? तो ये सारी चीजें हमने किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करी है बेटा? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए। किसको डिस्ट्रीब्यूट करिए? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? खेल समझ आ गया यहाँ के? अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है अपना क्या? कैपिटल अकाउंट। कि अल्टीमेटली ट्रांसफर होके कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट दो तरीके के बनते हैं। क्या बनते हैं? कैपिटल अकाउंट दो तरीके के। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल अकाउंट का। किसका? कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट के कॉन्सेप्ट आता है। कैपिटल अकाउंट दो तरीके के बनते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट दो तरीके के बनते हैं। समझना बेटा बात को। ये पूरा जो वीडियो आप देखोगे ना, ये जो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मगर इसको देखने के बाद चैप्टर विल बी लाइक 50% हो गया इसी वीडियो के अंदर। इसी के अंदर आपने 50% चैप्टर कंप्लीट कर दिया। जिसने ढंग से इसको समझ लिया, कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर इसके अलावा, बस कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, उसके अंदर छोटी छोटी बातें सीखनी पड़ेगी। मोटा मोटी यही बात है, लॉजिक के साथ चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप। आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप हम कैसे फॉलो कर रहे हैं। पार्टनरशिप डीड बनाई, पार्टनरशिप डीड बना के अपन ने उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स डिसाइड करे, वो अपन ने आपस में बांट दिए। कैसे? किसके अंदर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर। अब बांटने के बाद इंडिविजुअल पार्टनर के अकाउंट में जाएगा वो सब कुछ। तो पार्टनर का अकाउंट बनाना सीखा। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हर साल जो अकाउंट क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। और दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब दो तरीके के कैपिटल अकाउंट बनते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो बनता है ना, उसमें दो अकाउंट बनते हैं। सॉरी, फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनता है। जैसे दो पार्टनर्स हैं, तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाना है,
ऊपर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे ऊपर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे दो पार्टनर्स हैं तो ए बी, जैसे यहां पे क्या क्या आता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। अब जो जो इनको बांटा गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर वो यहां दे देंगे। बाय सैलरी दे दी, बाय कमीशन दे दिया, टू ड्राइंग्स पैसा यहां से ले जाएंगे, ड्राइंग से पैसा यहां से ले जाएंगे, टू आईओडी लगा दिया इनके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर दे दिया, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अगर कोई प्रॉफिट लास्ट में जो बचेगा वो इसको इधर बांट दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे क्या आता है? टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन। ये बची हुई क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। मगर कुछ पार्टनर्स बोलते हैं कि नहीं, अपन दो अकाउंट मेंटेन करेंगे। एक तो फिक्स्ड अकाउंट मेंटेन करेंगे जहां पे ऐसा अमाउंट आएगा जो अपन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो सेम रहेगा, और जो साल भर के बीच में अपन ट्रांजैक्शंस करते हैं, मतलब जो भी अपन ने सैलरी कमीशन जो कुछ भी लिया उसको दिखाने के लिए अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो बोला ठीक है, पार्टनर्स अग्री कर गए। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पार्टनर्स अग्री कर गए। दिक्कत आपको डाउट है? पार्टनर्स अग्री कर गए, बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, आप दो अकाउंट बना दो, एक में तो फिक्स रहने दो अमाउंट, उसको बार बार नहीं बदलेंगे, और जो बदला हुआ अमाउंट है उससे अपने को पता रहेगा कितना एडिशन और डिलीशन हुआ। भाई एक तो हुआ कि मैंने लगाए 5 लाख बिजनेस करने के लिए, 5 लाख के अलावा मैंने अकाउंट दूसरा अकाउंट चेक करा तो उसमें 2 लाख प्लस है, मतलब मैंने 2 लाख एक्स्ट्रा कमाए, बढ़िया, समझ गए? 2 लाख मेरे पास एक्स्ट्रा बड़ा धंधे में, तो मैं प्लस में हूं। मैंने 5 लाख लगाए, 1 लाख रुपए नेगेटिव चल रहा है उसका बैलेंस, मतलब मेरे 4 लाख रह गए, हमें और मेहनत करनी है और कमा सके, या फिर मैंने शायद ज्यादा ड्रॉइंग्स कर लिए। समझ गए क्या? तो इससे आपको आइडिया रहता है कि आप कितना ला रहे हो, कितना पैसा निकाल रहे हो बिजनेस से, तो आपने कितना एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया या कितना एक्स्ट्रा आपका नेगेटिव हुआ, आपको आइडिया रहेगा। समझ गए? इसलिए अपन क्या करते हैं? 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं। यहां पे मैंने क्या किया? सब कुछ काट पीट के मैंने क्या कर रखा है? सब कुछ काट पीट के मैंने दिखा दिया 5,22,000, तो मेरे को लगा 22,000 प्लस है। तो आपने यहां पे तो आपको लगता है 22,000 प्लस है, बट एग्जैक्टली आपने क्या प्लस माइनस किया, अगर आप उस अकाउंट को सेपरेट रखो तो ज्यादा बेटर है। समझ आ रही है बात? इसके लिए अपन क्या करते हैं? 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सॉरी इसका नाम लिख दो कैपिटल अकाउंट। इसको क्या कहते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये होता है करंट ईयर के लिए, तो इसको कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो हर साल बदलता है। ये हर साल बदलेगा, ऊपर वाला हर साल सेम रहेगा, ए बी। इसमें आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन मतलब बैलेंस ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपने कैपिटल में इन्वेस्ट करा और कैपिटल लगाया और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो बाय बैंक। और आपको लगा कि नहीं बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा है, विड्रॉ कर दो, तो टू बैंक। तो यहां पे ये 4 बातें आती है, इसके अलावा कोई भी 5वीं बात नहीं आएगी, बस ये 4 बातें आती है। क्या क्या? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल एडिशन, कैपिटल विड्रॉन, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल एडिशन, कैपिटल विड्रॉन, खत्म। बट इसके अंदर क्या क्या बातें आती है? इसके अंदर और भी बातें, जो जितनी बची हुई बातें ना इसके अंदर की, वो सब यहां पे आ जाएगी। मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, इसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है और नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, इसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो जाता है। ये इसका क्या है, इसकी आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्या कहा? करंट ईयर का बैलेंस है, करंट ईयर में लॉस हो गया, सो लॉस हो गया तो ऊपर तो दिखाएंगे नहीं, करंट ईयर का लॉस है तो यहाँ पे अलग से दिखा दिया, ताकि क्या कोई दिक्कत नहीं रहे, इजी रहे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग आने के लिए इजी रहेगा कि हाँ यार करंट ईयर में हमें लॉस हो गया तो अलग से सेपरेटली यहाँ पे दिखा दिया। इसके अलावा इसमें क्या आता है? सब कुछ, बाय सैलरी इसमें, बाय कमीशन इसके अंदर आ जाएगा, कमीशन आ गया, बाय आईओसी इसके अंदर आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके अंदर आ गया, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन आ गया, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर। ड्राइंग्स करी तो 2 ड्राइंग्स करी तो 2 ड्राइंग्स, आईओडी लगा तो 2 आईओडी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ड्राइंग्स में और कैपिटल विड्रॉल में जमीन आसमान का फर्क है। ड्राइंग्स मतलब टेम्परेरी विड्रॉल, और कैपिटल विड्रॉल मतलब परमानेंट विड्रॉल। कैपिटल में से सीधे कैपिटल से पैसा जाता है तो सीधे टू बैंक आता है, ड्राइंग्स में टू बैंक नहीं आता, ड्राइंग्स टू बैंक एंट्री होती है। तो यहां पे अपन एंट्री करते हैं 2 ड्राइंग्स, क्या करते हैं लास्ट में एडजस्टमेंट करते टाइम पे क्या लिख देते हैं? 2 ड्राइंग्स। तो 2 ड्राइंग्स लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे? 2 ड्राइंग्स। कैपिटल विड्रॉल में सीधे लिखेंगे 2 बैंक। तो बाय बैंक 2 बैंक का मतलब सीधे कैपिटल निकाल दिया, बाय बैंक 2 बैंक का मतलब सीधे कैपिटल निकाल दिया, समझ गए?
और ड्राइंग्स के अंदर ड्राइंग्स निकालिए, ड्राइंग्स करिए हमने साल के बीच में, ठीक है। ये कैपिटल विड्रॉ नहीं है, हमें लगेगा तो हम वापस जोड़ देंगे, वापस पैसा डाल देंगे बिजनेस में और ड्राइंग्स को खत्म कर देंगे। समझ आ गई क्या? क्लियर हो गया? और नहीं तो इन सब की वजह से मेरा बैलेंस बढ़ रहा है, मैंने उसको पैसे को विड्रॉ कर दिया। सो बस ये शो करता है कि मेरे पास पैसा आया, मैंने घर के खर्चे के लिए पैसा निकाल दिया, पैसा आया घर के खर्चे के लिए पैसा निकाल दिया मैंने, बस और कुछ बात शो नहीं करता है ड्राइंग्स। बट कैपिटल विड्रॉ मतलब ज्यादा पैसा था बिजनेस में निकाल दिया, बिजनेस में पैसा कम था तो बिजनेस में पैसा ऐड ऑन कर दिया, ये चीज शो करता है। समझे क्या बात को? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग एंड बी एक्यूरेट टू दिस थिंग। ऑलवेज रिमेंबर टू बैंक मतलब पैसा विड्रॉ करना, बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है बिजनेस में, जरूरी नहीं है निकालो, ठीक है। बाय बैंक मतलब पैसा और लगा दिया धंधे में सीधे कैपिटल के अंदर, और ड्राइंग्स मतलब कमा लिया तो घर के खर्चे भी तो उठाने ना, घर के खर्चे के लिए पैसा निकाला, वो चीज होती है। ओके, एक्सेस कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस, ड्राइंग्स फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी या नहीं हुई? क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई? ठीक है। अब देखो यहां तक अपन ने कंप्लीट कर दिया। अब क्या आता है इसके अंदर हमें, अब हमने इसके अंदर क्या करा, हमने इसके अंदर देखा ड्राइंग्स और कैपिटल के बारे में हमने बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन कर लिया। किसके अंदर? ड्राइंग्स और कैपिटल के बारे में हमने काफी डिस्कशन कर लिया। तो फोर्थ जो टॉपिक आता है ना वो आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बहुत सारी कहानियां होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बहुत सारी कहानियां हैं। मतलब आप ड्राइंग्स कब कर रहे हो? अब ड्राइंग्स में आप यहाँ पे मेन 3 कॉन्सेप्ट सीखते हो कि आपका ड्राइंग्स मंथली हो सकता है, आपका ड्राइंग्स क्वार्टरली हो सकता है, आपका ड्राइंग्स एनुअल हो सकता है, सेमी एनुअल हो सकता है, आपका ड्राइंग्स कोई और तरीके से अदर्स कुछ भी हो सकता है आपका ड्राइंग्स। आपका ड्राइंग्स आप मंथली ड्राइंग्स करते हो, मंथली ड्राइंग्स मतलब हर महीने ड्राइंग्स कर रहे हो, ठीक है। आप क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहे हो, आप साल के एंड में निकालते हो सिर्फ पैसा, और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ साल के एंड में। आपने सेमी एनुअल ड्राइंग्स कर रखी है, मतलब साल के 2 साल में 2 बार पैसा विड्रॉ करोगे। अदर्स कोई और तरीका है आपका साल के अंदर किसी भी तरीके से रैंडम बेसिस पे विड्रॉ करने का, मतलब कोई पैटर्न नहीं है। यहां इन चारों में तो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इन चारों के अंदर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, बट इसके अंदर होगा कोई नो पैटर्न। नो पैटर्न मतलब आप जब जब विड्रॉ करा ना तब तक सेपरेट कैलकुलेशन करोगे, तो जब जब विड्रॉ हो रहा है तब तक सेपरेट कैलकुलेशन। इसके अंदर क्या होती है? सेपरेट कैलकुलेशन। तो जहां कोई पैटर्न नहीं होता वहां होती है सेपरेट कैलकुलेशन। क्या होती है वहां पे? सेपरेट कैलकुलेशन। सेपरेट कैलकुलेशन मतलब देयर इज नो सच स्पेसिफिक पैटर्न। सिंस देयर इज नो सच स्पेसिफिक पैटर्न तो मैं हर बार अलग कैलकुलेशन करूंगा, रैंडम बेसिस पे मैं ड्राइंग्स करता हूं। मैंने एक बार ड्राइंग्स करी सीधे साल की बिगनिंग वाले दिन 1 अप्रैल को, फिर ड्राइंग्स करी 15 मई, फिर ड्राइंग्स करी समवेयर लाइक 30 जून, फिर ड्राइंग्स करी चलो 15 सितंबर को निकालते हैं, फिर ड्राइंग्स करते हैं चलो 15 नवंबर को निकालते हैं, फिर ड्राइंग्स करी 1 अक्टूबर को, फिर ड्राइंग्स करी मैंने 31 दिसंबर को। तो ये क्या है? रैंडम बेसिस पे, कोई स्पेसिफिक इसका ड्यूरेशन नहीं है, तो रैंडम बेसिस पे आपको सेपरेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हर बार की सेपरेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समझ गए? हर बार की क्या होती है? सेपरेट कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको। ओके, तो एवरी टाइम यू हैव टू कैलकुलेट इट सेपरेटली। डन? आप सिंपल मेथड से चाहे तो कर सकते हो, आप प्रोडक्ट मेथड से चाहो तो कर सकते हो। तो हर बार की जो कैलकुलेशन होती है वो सिंपल मेथड से भी हो सकती है और चाहो तो प्रोडक्ट मेथड से भी हो सकती है। तो हर बार की कैलकुलेशन आप सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। देखो अपन कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे, अपन ने पिछला वाला देखा, उसके अंदर अपने को पता है आईओसी आईओडी कैलकुलेट करना होता है, तो आईओडी कैलकुलेट करने के तरीके सिखा रहा हूं सारे के सारे में। आईओडी कैलकुलेट करने के नो पैटर्न में सिंपल या प्रोडक्ट मेथड, और अगर स्पेसिफिक पैटर्न है फिर मजा आ गया। स्पेसिफिक पैटर्न बड़ा आसान होता है। स्पेसिफिक पैटर्न में एवरेज लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एवरेज लिया जाता है, ठीक है। एवरेज लिया जाता है जब पहली ड्राइंग्स हुई और जब आखिरी ड्राइंग्स हुई, कोई सी भी चीज हो, जब पहली ड्राइंग्स हुई और जब आखिरी ड्राइंग्स हुई प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो कोई सा भी पैटर्न हो, पहली प्लस आखिरी डिवाइडेड बाय 2, खत्म बात। पहली प्लस आखिरी डिवाइडेड बाय 2, खत्म बात। देखो अगर आप मंथली ड्राइंग्स करते हो तो मंथली के अंदर भी क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। इसमें 3 चीजें होती हैं, बिगिनिंग, मिड और एंड। कुछ भी करना है तो क्या करो? फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस लास्ट ड्राइंग्स, फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाय 2 काम खत्म हो गया। फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाय 2, सिर्फ एक सिंपल लॉजिक, एक तरीका, एक ऐसा तरीका मैंने बना के दे दिया आपको, आपको कुछ नहीं सोचना है इसके अलावा। फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाय 2 करके देख लो, आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाय 2 करके देख लो, आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो बिगिनिंग हो चाहे मिड हो चाहे एंड हो, फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाय 2 करके ही काम खत्म हो जाएगा। स्पेसिफिक पैटर्न,
सीधे आईओडी निकालने का फॉर्मूला लग जाएगा, आईओडी एक एवरेज रेट आ जाएगी, उस पर लगा दो। दूसरा होता है क्वार्टरली, वही सेम, मिड, बिगनिंग, मिड और एंड, वही सेम, फर्स्ट ड्राइंग्स और लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। ईयर एंड है, एनुअल है, साल के अंत में ड्राइंग्स करी है। साल के एंड में तो कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, नो इंटरेस्ट। साल के एंड में आप ड्राइंग्स करते हो तो नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। अगर किसी ने साल के एंड में ड्राइंग्स करी है तो उस पर बिल्कुल भी ब्याज नहीं देना है। और सेमी एनुअल होता है तो सेमी एनुअल में, सेमी एनुअल मतलब एक 30 सितंबर को और एक ईयर एंड में, तो 30 सितंबर जो मिड में करा है, जो सेमी एनुअल के मिड में करा है, मिड मतलब जो एक ही बार ड्राइंग्स हुई है। भाई सेमी एनुअल मतलब 2 ही ड्राइंग्स करोगे, तो जो पहली वाली होगी मिड ईयर में होगी, तो मिड ईयर वाले के ऊपर ब्याज देना, एंड ईयर वाले के ऊपर, एंड ईयर एंड में कोई ब्याज नहीं देना, नो इंटरेस्ट। समझ गए? सिंपल है, पैटर्न समझ आ गया। तो इफ देयर इज अ स्पेसिफिक पैटर्न, इफ देयर इज नो पैटर्न, नो पैटर्न तो हमें ज्यादा मेहनत करनी है, या तो हम लोग सिंपल तरीके से करेंगे या फिर हम लोग प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। और दूसरा होता है पैटर्न बेस्ड ड्राइंग्स हुई है। पैटर्न बेस्ड मतलब मंथली, क्वार्टरली, मंथली के ऊपर क्वार्टरली, क्वार्टरली के ऊपर सेमी एनुअली और सेमी एनुअल के ऊपर एनुअली। यही हो सकता है, 4 बातें हो सकती है और कुछ तो होता नहीं है। ठीक है, 2 मंथ्स नहीं चलता यहाँ पे, अपन क्या करेंगे, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली, यही चलता है अपना। तो मंथली में बिगिनिंग, मिड और एंड, ठीक है, क्वार्टरली में बिगिनिंग, मिड और एंड, एनुअल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और सेमी एनुअल में 2 ही बार हो सकता है, तो साल के एंड वाले पे नहीं, मिड वाले पे लगेगा, सिर्फ एक ही बार ब्याज देना है। तो यहाँ पे ब्याज एक बार देना है, यहाँ पे ब्याज यहाँ पे ब्याज देना ही नहीं है। और मंथली और क्वार्टरली में कैसे ब्याज देना है, मंथली और क्वार्टरली में ज्यादा दिक्कत नहीं है, मंथली और क्वार्टरली में बहुत आसान है। एक अपन क्या करते हैं इसमें, अपन एक एवरेज रेट निकाल लेते हैं। एवरेज रेट मतलब जब पहली ड्राइंग्स करी और जब आखिरी ड्राइंग्स करी, दोनों का रेट डिवाइड कर दो, एक एवरेज रेट आ जाएगी, और पूरे साल पे वो एवरेज रेट से ड्राइंग्स निकाल दो, खत्म बात। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये तो होती है पूरी आपकी आईओडी की कैलकुलेशन। आईओडी के बाद अपन आगे बढ़ेंगे आईओसी के ऊपर। 5वां आएगा अपना आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है कि पार्टनरशिप डीड पे डिपेंडेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे डिपेंडेंट होता है, पार्टनरशिप डीड के ऊपर। पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस बात को हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट पार्टनरशिप डीड इज सेइंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो बोलता है कि चार्ज है, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड को देखो, एक बार चेक करो, पार्टनरशिप डीड पढ़ी, पार्टनरशिप डीड के अंदर बोलता है पार्टनरशिप डीड में या तो है ही नहीं, नो पार्टनरशिप डीड, या तो है ही नहीं पार्टनरशिप डीड, या पार्टनरशिप डीड है तो सही मगर वो साइलेंट है अबाउट आईओसी, आईओसी उसमें लिखा हुआ ही नहीं है। अब देखो मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको ये समझाया, आप देखना ही चीज, मैंने क्या कहा, नो पार्टनरशिप डीड, तो कुछ भी नहीं होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो आईओसी बोला था ना मैंने आपको। और उससे प्रीवियस देखो पार्टनरशिप डीड में क्या दे रखा है, पार्टनरशिप डीड अगर है तो पार्टनरशिप डीड है तो आईओसी भी देंगे, सैलरी भी देंगे, कमीशन भी देंगे और सब कुछ होगा। मगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हो बात को भाई, नो पार्टनरशिप डीड मतलब नथिंग विल हैपन इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर। तो पार्टनरशिप डीड है तो ही ये सब देंगे। पार्टनरशिप डीड में सब कुछ है, सैलरी, कमीशन और कुछ नहीं है, मतलब सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग सब कुछ है, मगर आईओसी नहीं है तो आईओसी नहीं देंगे। पार्टनरशिप डीड में अगर आईओसी का जिक्र नहीं हुआ तो आईओसी नहीं दिया जाएगा। समझ आ गई बात? तो नो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप डीड में नो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो आईओसी। पार्टनरशिप डीड है तो सही बट साइलेंट अबाउट आईओसी मतलब नो आईओसी, आईओसी दिया ही नहीं जाएगा। ओके। दूसरा बोलता है पार्टनरशिप डीड में आईओसी के बारे में जिक्र है, चेक करो आईओसी है क्या, आंसर आएगा यस। आईओसी के आगे कुछ और लिखा हुआ है, बोला नहीं। तो अब प्रॉफिट है तो फुल आईओसी दे देना, फुल आईओसी दे देना। अगर प्रॉफिट है तो पूरा आईओसी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉफिट कम है, लेस प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम है तो प्रोपोर्शनेट आईओसी दे देना, तो प्रोपोर्शनेट आईओसी दे देना। अगर प्रॉफिट कम है तो प्रोपोर्शनेट आईओसी दे दो। मैं कह रहा हूं प्रॉफिट नहीं है ही नहीं, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट है ही नहीं तो उस केस में आईओसी दिया ही नहीं जाएगा। क्या बोला मैंने? तीसरा केस नो प्रॉफिट यानी कि नो आईओसी। तो आईओसी जो है पार्टनरशिप डीड में आईओसी है मगर बस वो बोलता है आईओसी दे देना, कितना परसेंट, 10%, कुछ नहीं बोला। तो उस कंडीशन को कहते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट बांटा जाएगा, प्रॉफिट के जैसे बटेगा। मैंने कहा प्रॉफिट है, आपने कहा नहीं तो मत दो। मैंने कहा प्रॉफिट है, बोले हाँ है। आईओसी जितना है, बोले नहीं आईओसी से थोड़ा कम है, तो प्रोपोर्शनेट आईओसी दे दो, आईओसी प्रोपोर्शनेट दे दो।
और तीसरा मैंने कहा प्रॉफिट है, बोला बहुत प्रॉफिट है, बोले पूरा आईओसी दे दो। तो खूब प्रॉफिट है तो फुल आईओसी दे देना, लेस प्रॉफिट है तो लेस, मतलब प्रोपोर्शनेट आईओसी। सर प्रोपोर्शनेट मतलब कैपिटल के रेशियो में, किसके रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में दे देना। और सर नो प्रॉफिट मतलब नो आईओसी। इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या होता है, प्रॉफिट का ही होता है ना, किसका होता है एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट का ही तो होता है बेटा। तो अगर पार्टनरशिप डीड, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट आईओसी, नो आईओसी विल बी गिवन। देयर इज अ पार्टनरशिप डीड बट इट इज साइलेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईओसी, आईओसी तो है मगर वो साइलेंट है कि देना ही नहीं देना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में प्रॉफिट है तो फुल आईओसी विल बी गिवन, लेस प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट आईओसी विल बी गिवन, नो प्रॉफिट नो आईओसी विल बी गिवन। समझ गए। और लास्ट आता है पार्टनरशिप डीड है, आईओसी है, यस है, और बोलता है चार्ज है भाई। चार्ज मतलब क्या, बोले आईओसी को एक तरीके से खर्चा मानो, हर कंडीशन में आईओसी देना है। तो हर कंडीशन में आईओसी देना मतलब चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे लेस प्रॉफिट हो, चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, चाहे लेस प्रॉफिट हो, तीनों सिचुएशन में फुल आईओसी विल बी गिवन, फुल आईओसी विल बी गिवन। तो मैंने पता है क्या बोला, मैंने आईओसी को एक तरीके से बोल दिया कि सुनो आपका जो आईओसी ना, याद रखना आईओसी को मैंने पता है क्या बोल दिया, आईओसी वाईओसी कुछ नहीं, आईओसी को क्या मान लो, आईओसी को एक तरीके से नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंस मान लो, ब्याज मान लो। जैसे लोन होता है ना, लोन पे ब्याज जाता है ना, वैसे ही जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर कंडीशन में आईओसी देना ही देना है आपको। तो उसको कहते हैं आईओसी को अज्यूम कर दिया एज अ चार्ज। इन केस ऑफ प्रॉफिट लॉस लेस प्रॉफिट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आईओसी पे जाएगा ही जाएगा, फुल आईओसी विल बी गिवन। और आईओसी को दिखाया जाएगा पीएनएल अकाउंट के अंदर, कहां पे, पीएनएल अकाउंट के अंदर। एवरीथिंग व्हिच इज अ चार्ज विल बी शोन इन पीएनएल अकाउंट, एवरीथिंग व्हिच इज एप्रोप्रिएशन विल बी शोन इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चार्ज वाली चीजें पीएनएल अकाउंट में जाएगी, एप्रोप्रिएशन वाली चीजें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगी। समझ गए क्या। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट को बांटना, ठीक है। चार्ज मतलब प्रॉफिट के ऊपर चार्ज, प्रॉफिट हो नहीं हो देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट है तो देना है, तो ये वाला, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देना, ये वाला। प्रॉफिट हो नहीं हो, लेस प्रॉफिट मोर प्रॉफिट, आई डोंट केयर अबाउट इट, यू हैव टू पे इट, दैट मींस इट इज अ चार्ज एंड इट विल बी शोन इन पीएनएल अकाउंट। तो तीन चीजें आ गई, पार्टनरशिप डीड, नो पार्टनरशिप डीड नो आईओसी विल बी गिवन, पार्टनरशिप डीड है हाँ है, आईओसी है हाँ है, और कुछ लिखा है नहीं लिखा, प्रॉफिट है फुल आईओसी, लेस प्रॉफिट लेस आईओसी, नो प्रॉफिट नो आईओसी। तीसरा कंडीशन बोले पार्टनरशिप डीड है, आईओसी है, कुछ और लिखा है हाँ, क्या, चार्ज, मतलब हर कंडीशन में प्रॉफिट है फुल आईओसी, लॉस है फुल आईओसी, लेस प्रॉफिट है फुल आईओसी, इट इज अ चार्ज, इट विल बी शोन इन पीएनएल अकाउंट। एनी डाउट, एनीबॉडी। तो अपन ने देखा, सबसे पहले स्टडी करा पार्टनरशिप डीड को, पार्टनरशिप डीड के बाद में अपन ने उसी पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे बनाया अपन ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बेसिस पे अपन ने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो तरीके की सिचुएशंस होती है, ठीक है। आप उसको क्या अज्यूम कर सकते हो, पार्टनरशिप को अकाउंट दो तरीके के बन जाते हैं, एक आपको फ्लक्चुएटिंग रखना है तो सब उसी में जाएगा, ठीक है। एक आपको क्या करना है, एक आपको दोनों अलग अलग रखने हैं तो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों अलग कर दिया। उसमें दो चीजें बहुत अमेजिंग आई, क्या क्या दो चीजें बड़ी अमेजिंग आई, बोलते हैं एक तो बोलता है कि नहीं, एक तो होता है आईओसी, एक होता है आईओडी। आईओसी के अंदर क्या होता है, आईओसी के अंदर तीन कंडीशंस, आईओडी के अंदर क्या होता है, आईओडी के अंदर पैटर्न है कि नहीं है, दो तरीके से, पैटर्न बेस्ड अलग कैलकुलेशन, पैटर्न बेस्ड पे एवरेज कैलकुलेशन, नो पैटर्न, ठीक है, सिंपल या प्रोडक्ट। समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब इसके अंदर एक चीज आती है, बोले यार क्या, मैनेजर्स कमीशन, क्या आता है, मैनेजर्स कमीशन। ये मैनेजर्स कमीशन लास्ट ईयर से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, मैनेजर्स कमीशन हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, 11वीं से हमारे साथ चलता हुआ आ रहा है, एक ही फॉर्मूला लगता है, सेम तरीके से होता है, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन दो तरीके से कैलकुलेट होता है, बिफोर चार्जिंग और एक होता है आफ्टर चार्जिंग। एक होता है बिफोर चार्जिंग, होता है आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग कैसे चलता है, बिफोर चार्जिंग बड़ा आसान है, बोलता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, इस तरीके से आप मैनेजर कमीशन कैलकुलेट कर दो, और दूसरा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, आफ्टर चार्जिंग का कैलकुलेशन हो गया। बस ये दो तरीके से करा जाता है, ठीक है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। बोलो भैया कोई डाउट है क्या? नहीं है, पक्का। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना पार्टनरशिप के जब अकाउंट्स बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बना देते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना दिया, अपन उसमें एक छोटी मोटी गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ जैसे ब्याज देना था, इंटरेस्ट ऑन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो देना था 10%, गलती से दे दिया 12%। ड्रॉइंग्स चार्ज करनी थी 12%, गलती से 10%।
तो इस तरीके की अगर कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है तो आप अकाउंट्स को खराब मत करो, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, तो उसको बोलते हैं अपन टीएसपीए। टॉपिक नंबर 7 आएगा अपना टीएसपीए, टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। क्या बनाएंगे इसमें? टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट्स के अंदर सॉल्व करने के तो तरीके बड़े अलग होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट वो वर्किंग नोट होता है, उसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। क्या करनी होती है? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना सीखेंगे, जहां पे अपन क्या करेंगे, सिर्फ एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, सिर्फ एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जिससे अपनी सारी गलतियां क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइड हो जाएगी, सारी गलतियां क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइड हो जाएगी। तो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो और सारी गलतियां रेक्टिफाइड हो जाएगी, सारे पापों से मुक्ति, सब गलतियां ठीक हो गई। लास्ट आता है अपना 8th टॉपिक जिसका नाम है गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर क्या करते हैं अपन, गारंटी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? गारंटी दे देते हैं। अब कोई नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हुआ, ठीक है, हमने उसे गारंटी दे दी कि भाई तेरा जो प्रॉफिट होगा तू बस आजा हमारी पार्टनरशिप में, तुझे कम से कम 3 लाख रुपए का तो प्रॉफिट देंगे देंगे, भले ही लॉस हो जाए। तो गारंटी में क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता है और आखिरी में गारंटी की कैलकुलेशन होती है। पार्टनर्स क्या करते हैं, जैसे 2 पार्टनर्स थे ए और बी, सी आ गया नया पार्टनर, तो ए और बी ने गारंटी दे दी सी को, तो इनका गारंटी का एक रेशियो होता है। गारंटी का क्या होता है? एक रेशियो होता है जो बता देंगे कि 1:1 में दी है, 2:1 में दी है, 3:2 में दी है। तो गारंटी का जो रेशियो होता है, तो जो नया पार्टनर है उसे गारंटीड अमाउंट मिलेगा। तो पहले तो हम कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मल तरीके से, जो स्टार्टिंग में सिखाई है, जो स्टार्टिंग में तरीका सिखाया है उसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो जो नया पार्टनर आ रहा है, ऑलरेडी जो आ चुका है, जब हम उसे गारंटीड प्रॉफिट देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, फिर जितनी कमी आती है उतनी कमी को, जितनी कमी आई उतनी कमी को बचे हुए पार्टनर्स अपने रेशो में दे देंगे। तो यानी कि क्या हुआ, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, एग्जांपल देके बता रहा हूं, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, इनका रेशियो 3:1 और हमने सी को गारंटी दे दी कि तेरा प्रॉफिट कम से कम 2 लाख रुपए होगा। कितने का होगा तेरा प्रॉफिट? कम से कम 2 लाख रुपए होगा। और इनको प्रॉफिट हुआ 9 लाख रुपए का। कितने का? 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब 9 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो तीनों में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा? 4.5 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख। 4.5 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख। कितनी कमी बढ़ गई? 50,000 की कमी बढ़ गई। तो गारंटीड अमाउंट से कमी कितनी है? गारंटीड अमाउंट से कमी है 50,000। अब इन्होंने कहा कि हम हमारे रेशियो में इस कमी को पूरा करेंगे। किसमें कमी को पूरा करेंगे? रेशियो में कमी को पूरा करेंगे, यानी कि 3:2 में। तो ये 30,000 अपने अकाउंट से निकालेगा, ये 20,000 अपने अकाउंट से निकालेगा और उसको 50,000 दे देंगे। कितने दे देंगे? 50,000 दे देंगे। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर ये बोलते हैं कि नहीं हम तो इसकी कमी को बराबर बराबर देंगे, तो ये फिर 25,000 निकालेगा और ये भी क्या करेगा? 25,000 निकालेगा। ये बोलते हैं कि नहीं हम तो 4:1 में देंगे, तो फिर ये 40,000 निकालेगा और ये 10,000 निकालेगा। सो जो भी है वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दे रखा होगा कि गारंटी कौन से रेशियो में देने वाले हैं, गारंटीड अमाउंट जो है वो कौन से रेशियो में देने वाले हैं। बस इतनी सी कैलकुलेशन होगी और कुछ भी नहीं है। गारंटी से डरने की जरूरत नहीं है, गारंटी सबसे आसान टॉपिक होता है। जो आपने स्टार्टिंग में करा है एग्जैक्टली आपको वही करना है, बट लास्ट में आके आपको क्या करना है, तीनों के रेशियो, तीनों के प्रॉफिट्स लिख के और लास्ट में गारंटीड अमाउंट को माइनस करके प्लस करके एडजस्ट करके दिखा देना, काम खत्म। गारंटी का बस इतना सा रूल होता है कि जिसको हमने गारंटी दी है उसको गारंटीड अमाउंट हमें देना है और जिस रेशियो में बोला है उस रेशियो में देना है। ये आपके इस चैप्टर का, इस एंटायर चैप्टर का पूरा क्रक्स निकाल के मैंने आपको दे दिया। अगर आप बाद में भी इस चैप्टर का रिवीजन चालू करते हो, इस वीडियो को सबसे पहले देख लेना। मैं आपको बता रहा हूं ये वीडियो जो है मेरे हिसाब से 1 घंटे का वीडियो होगा। उस 1 घंटे के वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर आपका ऐसा रिवाइज हो जाएगा कि पूरे चैप्टर में कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर के हर पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन करा इसके अंदर, तो हर चैप्टर, इस पूरा एंटायर चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया इसके अंदर। अब अपन क्वेश्चंस करना चालू करेंगे, हर एक पैटर्न को स्पेसिफिक समझेंगे, हर टॉपिक को उसके बारे में स्पेसिफिक डिस्कशन करके फिर अपन क्या करेंगे, अपन चैप्टर करना, क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। बट ये जो मैंने आपको बताया ना, ये आपका बेस्ट है। मतलब आप 1 घंटे का इस वीडियो को देख लोगे, चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा, एक्सेप्ट क्वेश्चंस नहीं करे मैंने इसके अंदर डिस्कस, अदरवाइज मैंने हर चीज को बहुत डिटेल में वैसे ही डिस्कस कर लिया। तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लास ओवर करें।